वेलकम। आज हम अलजेब्रिक मेथड फॉर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स सीखेंगे। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या सीखा, कोई भी वेक्टर को कैसे कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। आज हम वेक्टर को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए, वेक्टर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए अलजेब्रिक मेथड डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक मेथड डिस्कस करने के लिए मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करो कि मैं यहाँ पर टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर करता हूँ। टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब होता है एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगे तो तुरंत आप मेरे से पूछ सकते हो। ये हमारे लिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब कंसीडर करो कि यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर मुझे दो वेक्टर्स दिए हुए, ध्यान से समझना। अगर मुझे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, कंसीडर करो कि यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर ए। कंसीडर करो कि ये वेक्टर ए है जिसको मैंने नाम दिया वेक्टर ए। और कंसीडर करो कि मुझे दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है विच इज सेड टू बी वेक्टर बी। ये कंसीडर करो कि दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अगर मुझे यहाँ पर दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है, ये वेक्टर बी है, मुझे दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है विद द अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड से आपको अगर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है ड्यू टू वेक्टर एडिशन, यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसे होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर सबसे पहले मैं वेक्टर एडिशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। याद रखो कि आपको वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है। सबसे पहले आपका टास्क क्या होता है? सबसे पहले आपका टास्क होता है कि वेक्टर को उसके एक्स और वाई कार्टेशियन कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। वेक्टर को एक्स और वाई कार्टेशियन कंपोनेंट में कैसे डिवाइड किया जाता है आप सबको पता है। पहले वेक्टर के हेड और टेल के ऊपर से, वेक्टर के हेड और टेल के ऊपर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर नॉर्मल प्लॉट कर दो। अगर वेक्टर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने नॉर्मल प्लॉट कर दिया, नॉर्मल प्लॉट कर दिया, आप देख सकते हो कि मैंने उसके हेड और टेल के ऊपर से नॉर्मल प्लॉट किया है। टेल तो ऑलरेडी ओरिजिन पर ही है, टेल तो ओरिजिन पर है। इसका मतलब ये हुआ कि टेल से तो उसका प्रोजेक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब ये ओ पॉइंट अगर उसका टेल है और ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पी पॉइंट, तो पी पॉइंट उसका हेड है जिसके ऊपर से मैंने रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर नॉर्मल प्लॉट किया है। तो अगर मैं इस तरीके से नॉर्मल प्लॉट करता हूं तो बेटा टेल से यहां तक अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो आप सबको पता है कि दिस इज सेड टू बी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज सेड टू बी ए एक्स। और इसी तरीके से अगर मैं टेल से यहां तक एक वेक्टर प्लॉट करता हूं तो दिस इज सेड टू बी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट विच इज सेड टू बी ए वाई, विच इज सेड टू बी ए का वाई कंपोनेंट। अगर एंगल दिया होता, अगर यहाँ पर वेक्टर ए ने बनाया हुआ एंगल दिया होता तो हम एक्स कंपोनेंट इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखते और वाई कंपोनेंट इक्वल टू ए साइन थीटा लिखते, बट उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है विथ हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिवाइड गिवन वेक्टर in its respective Cartesian components, और अगर मैंने रिस्पेक्टिव कार्टेशियन कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया है तो आप देख सकते हो कि एक्स कंपोनेंट राइट में जा रहा है
y कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर a इक्वल टू मैं उसका x कंपोनेंट ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकता हूं। अगर डाउट है तो बता दो। नो सर। ओके, चलो यहाँ पर वेक्टर a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप मुझे मिल गया। इसी तरीके से अब मैं वेक्टर b को भी उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूं। वेक्टर b को उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो उसके लिए मुझे वेक्टर b के हेड और टेल के ऊपर से, थोड़ा लाइट कलर लग रहा है, वेक्टर b के हेड और वेक्टर b के टेल से x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर रिस्पेक्टिवली नॉर्मल्स प्लॉट करने होंगे, जो उसके प्रोजेक्शन बोले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर वेक्टर b के टेल से जहां पर प्रोजेक्शन बनाया है वहां तक का एक कंपोनेंट लेता हूं, और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट लेता हूं। तो ये जो रेड कलर के कंपोनेंट्स मैंने दिखाए हैं, रेड कलर के कंपोनेंट्स आर सेड टू बी रिस्पेक्टिवली bx एंड by। तो यहाँ पर मैं वेक्टर b लिखता हूं, तो वेक्टर b का x कंपोनेंट अगर bx है और b का y कंपोनेंट अगर by है, तो इट इज सेड टू बी bx i कैप प्लस by j कैप। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई भी वेक्टर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन अलजेब्रिक मेथड से करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से आपको ax i कैप उसको रिस्पेक्टिवली कार्टेशियन कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा। एक बार कार्टेशियन कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, बाद में अगर आपको वेक्टर एडिशन करना है, तो वी कैन से दैट इफ रिजल्टेंट वेक्टर ड्यू टू resultant vector due to vector sum of these two vectors, due to vector sum of these two vectors is vector r, then r इक्वल टू a प्लस b का किया गया है। अगर मैंने दोनों का वेक्टर सम किया है, तो वेक्टर सम a प्लस बी मिलेगा। वेक्टर सम अगर a प्लस बी मिलता है, तो r इक्वल टू a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस bx i कैप प्लस by j कैप। तो अल्टीमेटली यहाँ पर याद रखो कि सिर्फ i कैप का i कैप के साथ एडिशन होता है, j कैप का j कैप के साथ होता है। इसका मतलब ax प्लस bx कॉमन ले लिया i कैप प्लस सिमिलरली ay प्लस by इंटू j कैप। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि बेटा i कैप का जो कोएफिशिएंट होगा वो वेक्टर r का x कंपोनेंट बनेगा। तो x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू ax प्लस bx एंड y component of resultant vector r that is equal to ay plus by। तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला बनता है जो आपको ऑलरेडी पता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। और डायरेक्शन, मेरी बात समझो, यहाँ पर कंसीडर करो कि अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज सेड टू बी रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिला, बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का लेंथ अगर मुझे फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। और वेक्टर आर ने x के साथ बनाया हुआ एंगल अगर थीटा है, तो ऐसे केस में डायरेक्शन डिसाइड करने का फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो दिस इज सेड टू बी algebraic method to find out magnitude and direction of resultant vector
ड्यू टू वेक्टर एडिशन। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर सर, हाँ बेटा, ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला था वो एक बार रिपीट करो ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर लिया जाता है एक्स और वाई के फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो सिमिलरली वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसका एक्स कंपोनेंट है आर एक्स और वाई कंपोनेंट है आर वाई। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होगा टेन थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। आप प्रीवियस वीडियो एक बार चेक कर लेना, प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया था वो ओके सर। ठीक है। और फिर भी नहीं, बट अभी टेम्पररीली ये याद रख लो कि r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पर थोड़ा एक आध क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं जिससे आपको पता चल जाए प्रॉपरली। यहाँ पर जैसे हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i cap plus 2j cap, then find magnitude and direction of resultant vector। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब एडिशन का वेक्टर, दोनों का वेक्टर एडिशन करने से जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर तो वेक्टर को ऑलरेडी एक्स और वाई कार्टेशियन कंपोनेंट में डिवाइड करके ही दिया हुआ है। अगर यहाँ पर दोनों वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करके ही दिया है तो हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। हमको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मतलब ये हुआ कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप। याद रखो कि i कैप का i कैप के साथ और j कैप का j कैप के साथ एडिशन होता है। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5i कैप प्लस 3 प्लस 2 5j कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर r का x कंपोनेंट है 5 और r का y कंपोनेंट भी है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि r का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 5√2 यूनिट। और डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए टेन थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर x डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर x डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में 45 डिग्री के एंगल पर होगा। कितने एंगल पर होगा? 45 डिग्री के एंगल पर होगा। तो दिस इज सेड टू बी अलजेब्रिक मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। अगर आपको यहां पर वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है, मेरी बात समझो, अगर आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है? तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन करने के लिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन करने के लिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन करने के लिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो हमारे पास वेक्टर्स को कंपोनेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। a इक्वल टू एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप और वेक्टर b इक्वल टू एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, वेक्टर b का y कंपोनेंट इंटू जे कैप। तो
अगर मुझे दोनों का वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है, ड्यू टू वेक्टर सब्सट्रैक्शन, due to vector subtraction, if resultant vector is r dash, then r dash is equal to vector a minus vector b. इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b मतलब वेक्टर a मतलब a का x कंपोनेंट i कैप प्लस a का y कंपोनेंट इंटू j कैप माइनस वेक्टर b का x कंपोनेंट i कैप प्लस b का y कंपोनेंट इंटू j कैप, ब्रैकेट इज ओवर. तो दैट इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर i कैप का i कैप के साथ सब्सट्रैक्शन होगा, j कैप का j कैप के साथ सब्सट्रैक्शन होगा, तो ax माइनस bx इंटू i कैप प्लस ay माइनस by इंटू जे कैप. तो यहाँ पर वेक्टर r डैश का वेक्टर r डैश का x कंपोनेंट होगा ax माइनस bx और वेक्टर r डैश का y कंपोनेंट होगा ay माइनस by. तो अल्टीमेटली यू कैन से दैट वेक्टर r डैश का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट r डैश y अपॉन x कंपोनेंट. तो देखो मेरी बात ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना. tan थीटा इज इक्वल टू, जैसे मैं अभी जो क्वेश्चन लिया वही सॉल्व करता हूं, वेक्टर a इक्वल टू, अगर मेरे पास 3i कैप प्लस 2j कैप है और वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप है, हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका सब्सट्रैक्शन करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ड्यू टू सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करो. तो हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर c है, c इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b मुझे करना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना है, तो वेक्टर a 3i कैप प्लस 2j कैप है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप. तो i कैप का सब्सट्रैक्शन i कैप के साथ होगा, तो 3i कैप माइनस 2i कैप मतलब सिंपली i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3j कैप मतलब माइनस j कैप. तो आप देख सकते हो कि ये मुझे वेक्टर c मिल गया. अब बेटा मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यहाँ पर c का x कंपोनेंट 1 है. याद रखो i कैप के साथ जो प्रोडक्ट में होता है दैट इज सेड टू बी x कंपोनेंट. तो यहाँ पर x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट माइनस 1 है. y कंपोनेंट j कैप का कोएफिशिएंट मतलब माइनस 1 है. तो अगर मैं वेक्टर c का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं, तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. x कंपोनेंट का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू √2, इजंट इट? यस सर. अच्छा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट. y component is -1 and x component is +1, तो that is equal to -1. तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो आएगा ही, बट ध्यान से समझो y कंपोनेंट नेगेटिव है और x कंपोनेंट पॉजिटिव है. y कंपोनेंट नेगेटिव और x कंपोनेंट पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव का मतलब तो ये हुआ बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें y नेगेटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड. और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये वेक्टर 45 डिग्री के एंगल पर है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि दिस वेक्टर इज अलोंग -π/4 डिग्री, सॉरी -π/4 रेडियन with respect to x axis, -π/4 रेडियन with respect to x axis. Understood or not? Yes sir.
क्योंकि क्लॉकवाइज Yes, में sir. घूमते हैं, मैथमेटिकली क्लॉकवाइज में घूमते हैं, तो इसका मतलब ये होता है क्लॉकवाइज में घूमते हैं तो इसका मतलब एंगल नेगेटिव जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव जा रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर आंसर ऐसा लिखना हो कि यहाँ पर वेक्टर इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ 345 डिग्री 345 डिग्री, then also it is true. Sorry, 345 नहीं, 315, क्योंकि पूरा एंगल, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसमें से मैंने 45 डिग्री को सब्सट्रैक्ट किया तो बाकी का पूरा एंगल कितना मिलेगा? 315. 315 मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी आंसर लिख सकते हो, बट सामने वाले टीचर के दिमाग में आना चाहिए। तो दिस इज अबाउट अलजेब्रिक मेथड फॉर वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन। फ्रेंड्स, इससे आगे अब यहां पर ध्यान से सीखना। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं जैसे आप थर्ड चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ सीखते थे, वैसे ही यहां पर अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं प्लेन के अंदर अगर कोई पार्टिकल प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है, तो उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करेंगे और वेलोसिटी कैसे डिसाइड करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस है और उसको परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस डिसाइड होने के बाद ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कंसीडर करो कि यहाँ पर एक पार्टिकल का, यहाँ पर कंसीडर करो ये ओरिजिन है। कंसीडर करो कि यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसे कोई कर्व्ड पाथ पर मोशन करके पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचता है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचता है। ध्यान से समझना, अगर कोई पार्टिकल पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, कंसीडर करो कि T1 इक्वल टू टी मोमेंट पर वो पी पोजीशन पर है और T2 इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी मोमेंट पर वो क्यू पोजीशन पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब मुझे डिस्कशन करना है, यहां पर मुझे डिस्कशन करना है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तीनों को मुझे डिस्कस करना है। और ये डिस्कस करने के लिए सबसे पहले बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फीचर अवेलेबल है। कोई भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, कोई भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर है। मेरी बात समझना, टी मोमेंट पर पार्टिकल पी पोजीशन पर था, मतलब उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट x0, y0 था। फाइनली वो क्यू पोजीशन पर आ चुका है, इसका मतलब उसका फाइनल कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यहां पर ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर बनाता हूं। दिस इज सेड टू बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 मोमेंट। और t इक्वल टू 0 मोमेंट पर उसकी जो पोजीशन है उसको मैं वेक्टर r0 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट t1 इक्वल टू t मोमेंट which is said to be its initial position, t1 equal to t moment, particle is at p point। अगर पार्टिकल p पॉइंट पर है तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, आप उसको बेटा इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आप r0 से अगर डिफाइन करते हो तो r0 इक्वल टू
टेक्निकल लैंग्वेज में उसको x0, y0 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आप इसको x0 i कैप प्लस y0 j कैप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो। बोलो, डाउट है? नो सर। नो सर। पक्का ना? अच्छा, फाइनली पार्टिकल कहां पे पहुंचा है? तो आप देख सकते हो कि फाइनली पार्टिकल इज एट t2 equal to t plus delta t moment, particle is at q position, q point. So its final position vector is, तो सर final position vector is vector r equal to x comma y. फाइनल पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू x कॉमा y। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं x i कैप प्लस y j कैप से भी इंडिकेट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी वेक्टर का पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। यहां पर मैं वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बना देता हूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज q। बोलो, डाउट है? नो सर। जिसको मैंने नाम दिया वेक्टर r, जिसको मैंने नाम दिया है वेक्टर r। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनो, हम सबको पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन बाय, हम सबको पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। ध्यान से समझना, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन of any particle during its whole motion, is said to be its displacement, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन पोजीशन। बट चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होगा? तो चेंज इन पोजीशन का मतलब होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? फाइनल पोजीशन r है और इनिशियल पोजीशन r0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन हमको r माइनस r0 में r की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप माइनस r0 इज इक्वल टू x0 i कैप माइनस y0 j कैप। तो अल्टीमेटली यहां पर x में से मैंने x को सब्सट्रैक्ट किया, i कैप कॉमन, प्लस y में से y को सब्सट्रैक्ट किया इनटू j कैप। तो दिस इज सेड टू बी डेल्टा x i कैप, दिस इज सेड टू बी डेल्टा y j कैप। और ये हमारे डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल इक्वेशन आया। देखो फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। ये डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला है डेल्टा r इक्वल टू डेल्टा x i कैप, मतलब x कोऑर्डिनेट में होने वाला चेंज प्लस y कोऑर्डिनेट में होने वाला चेंज। अगर आपको माइंड वेल, अगर आपको डेल्टा r का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, i कैप का कोएफिशिएंट x कंपोनेंट और j कैप का कोएफिशिएंट y कंपोनेंट। तो डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है,
तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, i कैप का कोएफिशिएंट x कंपोनेंट होता है और j कैप का कोएफिशिएंट y कंपोनेंट होता है। ये दिमाग में याद रखना। ये मैंने मैथमेटिकली बात बताई, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चाहिए तो खास याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ किया जाता है, मेरी बात समझो। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन है तो आपको जो वेक्टर ड्रॉ करना है, किसी भी चेंज का वेक्टर ड्रॉ करना है, तो इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड को कनेक्ट करने पर, इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड को कनेक्ट करने पर आपको जो वेक्टर मिलता है दैट इज सेड टू बी डेल्टा आर वेक्टर। देखो, कहीं पर भी चेंज का वेक्टर ड्रॉ करना है, चेंज, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन के हेड से फाइनल पोजीशन के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। इसी तरीके से अगर इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर के हेड से फाइनल वेलोसिटी के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर बनाऊंगा तो वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। कहने का मतलब, कभी भी आपको कोई भी जगह पर अगर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी का वेक्टर ड्रॉ करो, तो चेंज इन क्वांटिटी का वेक्टर मतलब इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर चेंज का वेक्टर होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन माइनस, सॉरी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। यहाँ पर मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो ये पेज मुझे सेव करना था आपको सेंड करने के लिए, सेव हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अब मैं डिस्कशन करने जा। सर, हाँ बेटा। ये जो हमने वो चेंज का बनाया, जो चेंज का वेक्टर, हाँ हाँ, उसमें हेड क्या होगा और टेल क्या होगा? चेंज के केस में ये उसका टेल है। डेल्टा आर वेक्टर जो होता है उसका टेल ऑलवेज इनिशियल पे होता है और हेड ऑलवेज फाइनल पे होता है। ओके सर। ओके, जैसे देखो, मेरी बात समझो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूं। जैसे अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं कि हमको एक पार्टिकल दिया है, वो मोशन करके जा रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर 3,4 था मीटर में, और फाइनल पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू, कंसीडर कर लो कि 5,6 है मीटर में। तो हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। बेटा मेरी बात ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, आपको फिजिकली भी दिखाता हूं, और सॉरी, यहाँ पर मैं आपको फिजिकली भी दिखाता हूं और मैथमेटिकली भी दिखाता हूं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। चलो यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, पॉइंट्स लोकेट कर देता हूं। पॉइंट्स लोकेट करने के लिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। चलो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4 और 5, मैथमेटिकली और फिजिकली दोनों केस में जो आंसर आता है वो सेम आना चाहिए। इसी पर्पज से ये एक्सप्लेन करने के लिए, चलो r0 इक्वल टू 3,4, बेटा 3,4 मतलब ये पॉइंट 3,4 होगा। आपको टेक्निकली सब समझ में आया, इसलिए मैं ये सब नाटक कर रहा हूं।
ये पॉइंट, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, मैंने 3,4 की जगह पर 4,4 दिखाया है। कंसीडर करो, पापा हाँ बेटा, मैं इसको उधर लगा दूं, मुझे यू कैन डू एनीथिंग। चलो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने गलत ही रखा है, पूरा ही मिटा देता हूं, जरा ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गया मैं। शायद 2 मिनट बाकी है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो रीजोन नहीं करना है। चलो 3,4, ये 3, अरे यार मैं क्यों नाटक कर रहा हूं। चलो ये 3, x कोऑर्डिनेट इज 3 और y कोऑर्डिनेट इज 4। तो मेरी बात समझने के लिए ट्राई करना बेटा। अगर मैं यहाँ पर एक, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, अगर मैं एक वेक्टर यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करूं, तो आप देख सकते हो कि एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करने पर उसका x कोऑर्डिनेट 3 है, x कंपोनेंट 3 है, हाँ ना, यस सर। और y Yes, sir. कंपोनेंट 4 है। ये मतलब इसका होता है, अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं 3,4 लिखता हूं तो उसका x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 4 है। इसी तरीके से अगर वेक्टर 5, 6, 5 और 6, ये 6 और ये 5, अगर ये 6 और 5 में इंडिकेट करता हूं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,6 है। इसका मतलब ये इसका फाइनल पोजीशन में, यहां से लेके यहां तक का वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो इसका मतलब डेल्टा आर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चलो अचानक बंद हो जाएगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर इज 5,6 माइनस 3,4, तो दैट इज इक्वल टू 2,2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 2√2। मतलब आप डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प लेकर ये डिस्टेंस मेजर करोगे ना, तो वो भी 2√2 ही आएगा। और अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो tan थीटा इक्वल टू 2/2 y अपॉन x इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कहने का मतलब मेरा इतना है कि आप देख सकते हो कि उसने बनाया हुआ एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। तो कहने का मतलब